सभी विद्वानों का कपिलांश एकेडमी के YouTube चैनल पर मैं विशाल माहेश्वरी वेलकम करता हूं। राष्ट्रवाद का उदय स्कूल व्याख्याता के लिए हमारी सीरीज चल रही थी और आज हम पहुंच गए हैं सेशन नंबर 12 पे, यानी कि 11 सेशन हमारे कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों दिल्ली दरबार के बारे में। ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा, अगर आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ा है तो वहां पर भी जिक्र होता है दिल्ली दरबार का। क्या है ये दिल्ली दरबार, क्यों होता था इसका आयोजन, और यहाँ से आपकी परीक्षा में क्या प्रश्न बन सकते हैं, उस पर हमारी बातचीत रहेगी। इसके अलावा आज आप ये भी जानेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली में क्या फर्क है। आप में से कई विद्यार्थियों को पता नहीं होगा कि दिल्ली और नई दिल्ली में क्या डिफरेंस है, नई दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस सेशन में हम बात करेंगे, तो वीडियो के साथ आप बने रहें। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट का आपका समय लूंगा। पीडीएफ के बारे में नहीं बताने वाला कि पीडीएफ कैसे मिलेगा, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। 1 मिनट का समय लगेगा ताकि आपको पता रहे कि हमने कहाँ से चर्चा को प्रारंभ किया था और आज हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। और अब स्पीड अब बढ़ने वाली है, स्लो नहीं चलेगी दोस्तों। आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा और वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट ग्रेड पर आप क्लिक करते हैं, फिर टेस्ट सीरीज पर आप क्लिक करते हैं। तो ये हमारी वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड के लिए 5 टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दी है, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, एजुकेशनल, मैनेजमेंट, ज्योग्राफी और ये हमारी इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है। इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके ऐप में भी एक कंटेंट नाम से आता होगा, उस पर आप क्लिक करते हैं तो यहीं पे ये YouTube क्लास PDF का फोल्डर मिलता है। और सबसे ऊपर राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ पर मैंने अब तक 17 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रवाद का उदय हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं हमने कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हमने जाना, अधिवेशनों को पढ़ा, फिर उसके बाद नरम दल गरम दल इनकी विचारधाराएं, इनको हमने समझा, फिर उसके बाद बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग, कांग्रेस का विभाजन और मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ तक के मैंने सारे टेस्ट भी एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं। मैं आपको फिर कहना चाहूँगा समय का आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए क्लास खत्म होते ही नोट्स बनाकर फटाफट टेस्ट दीजिए। आप अगर ये सोचेंगे ना कि कल दूंगा फिर मई आ जाएगा 2026, तो साथ के साथ आप टास्क कंप्लीट करते हुए चलें, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, इससे पहले हमने मार्ले मिंटो सुधार पढ़ा। अब आ जाओ साहब दिल्ली दरबार की तरफ। पीडीएफ डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आज हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आइए दिल्ली दरबार। सबसे पहले हम जानेंगे कि दिल्ली दरबार क्या है। दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ है, 1877 में, 1903 में और 1911 में। मेन हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है 1911 वाले पे। लेकिन आप मेरी आदत जानते हैं, मैं टॉपिक को बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा, उससे पहले की हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा जितना आपके लिए जानना जरूरी है। तो इन दोनों पर हमारी बिल्कुल संक्षिप्त चर्चा रहेगी। मुख्य ये है 1911 वाला दिल्ली दरबार, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दिल्ली दरबार क्या है। भाई आप सभी को पता है कि भारत किसके अंडर में था, ब्रिटेन के अंडर में, उपनिवेश क्षेत्र ब्रिटेन का, ये बात आप सभी जानते हैं। अब ब्रिटेन में कोई भी सम्राट बनता था तो उसका यहाँ पर भारत में भी क्या होता था, राज्याभिषेक होता था, या आप ऐसे बोल दीजिए कि सम्राट का यहाँ पे भी स्वागत होता था। तो स्वागत के उपलक्ष्य में उसको बधाई देने के लिए जो उत्सव का आयोजन होता था उसको कहते हैं दिल्ली दरबार। आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। भाई भारत ब्रिटेन के अंडर में था, अब वहाँ का जो सम्राट बन रहा है उसका यहाँ पे भी तो स्वागत होगा, बधाई दी जाएगी, और उसके उपलक्ष्य में जो उत्सव का आयोजन होता है, आसान भाषा में यही दिल्ली दरबार है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये उत्सव ऐसे नहीं है कि 2-4 घंटे चलता था, 2-5-7 दिन तक इसका आयोजन होता था। अंग्रेज लोग अपनी प्रतिष्ठा को दिखाते थे कि भाई हम कितने रईस हैं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कितना हाई है।
अपनी शान शौकत को वो प्रदर्शित किया करते थे इस उत्सव के इस उत्सव के अंदर, जिसको हमने क्या कहा, दिल्ली दरबार का। ठीक है। इस दिल्ली दरबार में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कई दिनों तक चलता था, 2 4 5 7 दिन। इस उत्सव में कई प्रकार के कार्यक्रम होते थे, प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था, हाथी घोड़ा पालकी इन सब का, समझ रहे हो ना, शाही तरीके से। उम्मीद है दिल्ली दरबार आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स में मैंने ये सब कुछ वही लिखा है शॉर्ट लैंग्वेज में। राज्याभिषेक, सम्राट साम्राज्ञी घोषित होती थी, उसके बाद उत्सव होता था दिल्ली में। कब कब ये उत्सव हुआ? 1877 में, 77 में। और इस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड लिटन। अब मैंने गवर्नर जनरल नहीं बोला, वायसराय बोला है। और क्यों बोला है? इससे पहले वाली क्लासेज में मैंने आपको समझाया था कि ये गवर्नर जनरल कब वायसराय बन गया था, है ना। उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 1903 में जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। ये सबसे भव्य हुआ था 1903 में, लॉर्ड कर्जन के समय। बहुत अनाप शनाप पैसा खर्च हुआ था। ऐसा कहते हैं कि 1903 वाले इस दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन ने और लेडी कर्जन ने डांस भी किया था 1903 वाले में। सबसे भव्य था ये। और उसके बाद 1911 में और 1911 किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। इसमें कौन कौन सम्राट थे उस पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगा। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब 1 बाय 1 तीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, दिल्ली दरबार 77। ठीक है। देखिए, अब देखिए इनका विरोध क्यों हुआ, इसको भी आप समझने का प्रयास करें। मैं बात करूंगा 1876 से 78 तक के समय की। इस समय दक्षिण भारत में अकाल की स्थिति चल रही थी दोस्तों। ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है। तो राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका किया विरोध कि जहां पर अकाल की स्थिति है वहां पे इंसानों की जरूरतों पर आप ध्यान न देकर अनावश्यक धन का अपव्यय कर रहे हैं, अपनी शान शौकत दिखा रहे हैं, अनावश्यक खर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका विरोध किया यहाँ पे। तो 1876 में अकाल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये किसके समय हुआ था दोस्तों? सबसे पहले आप ये समझिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉर्ड लिटन के समय हुआ था ये। ठीक है। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं मैं। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात, 76 में एक शाही पद अधिनियम, ये एक्ट आया था। और इसी एक्ट के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। मतलब 76 में इनको घोषित कर दिया था। ठीक है। और उसके बाद जनता को, आम जनता में यह मैसेज कब सर्कुलेट किया गया? 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। और इसी समय आम जनता को बताया गया कि भाई ये बात है, महारानी विक्टोरिया कौन है। आगे बात समझ में, किस किस समय में? ये 2 3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखें, संक्षिप्त में पढ़ेंगे, ज़्यादा कोई खास बातें नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड। तो उम्मीद है ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है 1903 का दिल्ली दरबार। सबसे पहले वही वाली बात, लॉर्ड कर्जन के समय या लॉर्ड कर्जन ही इसके आयोजन करता थे। और सबसे ज़्यादा पैसा इसी में खर्च हुआ 1903 वाले दरबार में। अब देखिए साहब, किसको सम्राट घोषित किया गया था इस समय? इसमें तो कोई सम्राट था नहीं, विक्टोरिया ही थी। ठीक है। यहाँ पे सम्राट कौन थे? एडवर्ड सप्तम। और साथ में महारानी एलेक्जेंडा।
तो इनको तो सम्राट और इनको आप समझ ही गए। इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या दिल्ली दरबार 1903 में एडवर्ड सप्तम आए थे क्या, कि स्वयं उपस्थित हुए थे क्या, क्या सम्राट उपस्थित हुआ था क्या? तो आपको ध्यान में रखना है कि सम्राट नहीं आया था, और इस एडवर्ड सप्तम ने अपने भाई, जिसका नाम था ड्यूक ऑफ कनॉट, अपने भाई ड्यूक ऑफ कनॉट को भेजा था, और ये एडवर्ड सप्तम इस दिल्ली दरबार में अनुपस्थित था। मतलब सम्राट इसमें भी नहीं था और इससे पहले वाले में भी नहीं था, 1877 वाले में भी। ठीक है बात। अच्छा जी, उसके बाद 1903 की ही हम बातें करते हैं। सर्वाधिक शानो शौकत वाला दरबार कौन सा है? 1903 वाला। ये सब नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, बस ऐसे ही एक जानकारी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब मतलब शानो शौकत की हम बात कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। अस्थायी नगर बसा दिया गया था, जैसे आपने अभी कुंभ का आयोजन देखा होगा, महाकुंभ का आयोजन, उसमें जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई थी रहने के लिए, पानी बिजली सबकी व्यवस्था, वैसे ही ये दिल्ली दरबार का आयोजन भी वैसे ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से खर्चा होता था इसमें। तो यहाँ पे 1903 में अस्थायी नगर बसाया गया था कुछ दिनों के लिए, अस्थायी रेल चलाई गई थी, डाक व्यवस्थाएं, पानी बिजली और जितनी सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सब कुछ टेम्परेरी डेवलप किया था कर्जन के समय। ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, लॉर्ड कर्जन वह लेडी कर्जन ने नृत्य भी किया था इस दिल्ली दरबार में, और केवल इस दरबार में शक्ति का प्रदर्शन किया गया था, जनहित की कोई भी बातें यहाँ पे नहीं की गई थी। आ गई बात समझ में? तो कोई खास बातें नहीं है, बस मैंने एक संक्षिप्त परिचय आपको दिया दोनों का, जो आपको पता होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा 1911 का दरबार। अब देखिए उसमें बहुत सारे, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी तो मैं नहीं कहूँगा, दो तीन बातें जहाँ से प्रश्न परीक्षा में बन सकता है, तो उसी पर चलते हैं। अब हम 1903 के बाद 1911 के दिल्ली दरबार की तरफ चलते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय सम्राट कौन था? तो यहाँ पे है जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी को सम्राट व साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अब ध्यान रखना, ये जो सम्राट है ना, ये उपस्थित हुआ था इस दिल्ली दरबार में 1911 वाले में, जबकि इससे पहले के जो दो दिल्ली दरबार थे उसमें सम्राट आए नहीं थे, है ना। तो एक तो ये अलग बात हो गई, और सम्राट का नाम है जॉर्ज पंचम और विलियम मेरी। ठीक है, इसमें सम्राट उपस्थित थे, मैंने बता ही दिया है आपको। उसके अलावा अब देखो भैया कैसे खर्चा किया। 8 मेहराब वाला मुकुट, बहुमूल्य रत्न जड़ित मुकुट, ये गिफ्ट किया गया था किसको? जॉर्ज पंचम को। यही नहीं, अभी और सुनिए। पटियाला की रानी ने, या पटियाला की रानी की तरफ से एक बढ़िया सा सुंदर सा हार गिफ्ट किया था किसको? विलियम मेरी को, महारानी को। ठीक है साहब, और सुनो। दिल्ली में वर्तमान में कोरोमंडल पार्क में दिल्ली दरबार लगता था। इसका मतलब समझिए, ये जो कोरोमंडल पार्क है ना, सॉरी कोरोमंडल नहीं है, कोरोनेशन, सॉरी कोरोनेशन पार्क, ये वर्तमान में दिल्ली में है। और इसी कोरोनेशन पार्क में उस समय दिल्ली दरबार लगता था। जैसे तीनों दिल्ली दरबार के बारे में मैंने आपको बताया ना, यहीं पे लगते थे कोरोनेशन पार्क, जिसको आज हम कहते हैं दिल्ली में है। नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, बस ऐसे ही थोड़ा सा आपको आइडिया, नॉलेज के हिसाब से ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि भारत को जानना भी तो जरूरी है आप सभी के लिए। व्याख्याता अब आप बनने वाले हो। ठीक है जी, तो दरबार की बातें हमारी चल रही है। अब सुनो काम की बातें। अभी तक तो बस ऐसे ही चल रहा था, टाइम पास ही चल रहा था, अब काम की बातें सुनो। 1911 के दिल्ली दरबार में क्या निर्णय हुए? सबसे पहला और महत्वपूर्ण निर्णय, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 के दिल्ली दरबार में। बंगाल विभाजन कब हो गया था, अप्रूवल कब मिल गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। याद है आपको? पहले वाली क्लासेस आपने देखी होगी, उसमें बंगाल का विभाजन हो गया था। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, हिंदू मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग कर दिया था। जनता ने विरोध किया। फिर उसके बाद जॉर्ज पंचम ये रहे
दिल्ली दरबार ये रहा। 1911 के दिल्ली दरबार में क्या कर दिया, रद्द कर दिया। याद करिए बंगाल विभाजन की सबसे लास्ट वाली लाइन हमारी यही थी कि बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया। अब आप समझ गए ना कि 1911 में क्या हुआ था, किसने रद्द किया होगा, सारी बातें आपके सामने। फिर उसके बाद बंगाल का पुनर्गठन किया वापस, और अब बंगाल को भाषा के आधार पर इस तरीके से इसका पुनर्गठन किया, भाषाई आधार पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। बंगाल, उड़ीसा प्लस बिहार और असम को क्या कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया पहले की तरह। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये रही, 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। समझ में आ गई बात सभी को। देखिए मैं ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा, कम समय में हम ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो। उसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय 1911 के दिल्ली दरबार में, राजधानी को 1911 में दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय। अभी भैया की नहीं है, निर्णय लिया है केवल, ठीक है। फिर उसके बाद कलकत्ता से दिल्ली कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बात है दोस्तों 15 दिसंबर 1911 की। नई दिल्ली की नींव रखी। अब अंग्रेजों ने सोचा कि यार अब कुछ डिफरेंट तो करना पड़ेगा भाई, अभी तक दिल्ली चल रहा था। तो फिर इन्होंने एक नए नगर की नींव रखी, जिसका नाम क्या दिया इन्होंने, नई दिल्ली दे दिया। उसी से बना है, उसी का जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र था उसी को डेवलप किया और नाम क्या दिया इन्होंने, नई दिल्ली। उम्मीद है आप समझ गए होंगे आप दिल्ली और नई दिल्ली क्या है। दक्षिण में नई दिल्ली की नींव रख दी इन्होंने, और 1912 में राजधानी स्थानांतरित कर दी। यहाँ पे निर्णय हुआ था, फिर 1912 में स्थानांतरित कर दी। आ गई क्या बात समझ में। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, कलकत्ता से दिल्ली क्यों कर दिया राजधानी को। उस पर अब समझ लीजिए, बात को समझिए, बात की गहराई को समझिए। दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे के कारणों पर अगर हम बात करें, आपने प्रीवियस सेशन अगर आपने देखे हैं तो उसमें आपने एक बात मुझसे ये सुनी होगी कि जो बंगाल का जो क्षेत्र था वो राष्ट्रवादी नेताओं का गढ़ बन चुका था, वहां पे उनका वर्चस्व स्थापित हो गया था। अब उसको तोड़ना था अंग्रेजों को, उनके वर्चस्व को कम करना था, तो क्षेत्र चेंज करो, क्योंकि राजधानी भी पहले कलकत्ता थी। तो इन्होंने सोचा कि ये प्रभाव कम करने के लिए अब हमें जगह बदल देनी चाहिए। तो पहला रीजन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था, इसीलिए अब अंग्रेज लोग चाहते थे कि हटाओ यहाँ से इसको, इसीलिए दिल्ली को राजधानी बना दी इन्होंने। दूसरी बात, प्रथम विश्व युद्ध का माहौल चल रहा था दोस्तों, और सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने दिल्ली को राजधानी के लिए चुना। अब आप कहेंगे कि समझ में नहीं आई बात कैसे, प्रथम विश्व युद्ध का माहौल चल रहा था। अब सुरक्षा दृष्टि की अगर हम बात करें तो दिल्ली क्या आता था, बीच में आता था, मध्य में, जबकि कलकत्ता बिल्कुल तट पे था। थल सेना के अटैक की भी टेंशन रहती थी, तो इन्होंने सोचा कि यार कलकत्ता ठीक नहीं है, बीच वाली जगह को चूज करता है, ताकि कभी अटैक भी होगा, माहौल खराब होगा तो हमें मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा संभलने के लिए। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, दिल्ली की अवस्थिति मध्य में थी, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। और चौथा रीजन है राजनीतिक इतिहास। ये क्या है राजनीतिक इतिहास, देखिए दिल्ली को सबने आकर्षित किया है, और अब तक का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, शासन जिसने भी किया है वो दिल्ली में रहकर ही किया है। मुगल कहाँ बैठे हुए थे, दिल्ली थे। खिलजी की बात कर लीजिए, सल्तनत की बात कर लीजिए, सभी वंशों की आप इतिहास को देखिए, सबका सेंटर दिल्ली ही आपको मिलेगा। तो अंग्रेज भी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि भाई अब मुगलों का शासन समाप्त हो, तो उसके बाद उत्तराधिकारी हम हैं, अब हमारा शासन चलेगा यहाँ पे। तो इसलिए इन्होंने दिल्ली को चुना, क्योंकि दिल्ली से नाम चलता है। वो सारी वो भी सुनी होगी ना आपने, दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली कहीं ना कहीं शुरू से शासन वहीं से चलता था, उत्तर भारत से। तो ये राजनीतिक इतिहास भी जुड़ा हुआ है दिल्ली से, तो इसलिए अंग्रेजों ने सोचा दिल्ली। फिर एक बात और कर लेते हैं नई दिल्ली की रूपरेखा को लेकर। भाई नक्शा वक्शा तो बनाना पड़ेगा ना,
जैसे राजस्थान का जीके आप पढ़ते हैं तो जयपुर के बारे में पढ़ते हैं कि कौन था वास्तुविद, वैसे ही दिल्ली की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के वास्तुविद एडविन हाँ, तो क्या नाम है इनका? एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलके ये रूपरेखा बनाई दिल्ली की। तो ये नाम भी देख लेना थोड़ा सा। 1927 में नई दिल्ली नाम दिया गया और फिर 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन किया किसने, किसके समय? वायसराय इरविन के समय। आगे की बात समझ में? नई दिल्ली का नाम अब आ रहा है, समझ गए ना? तो ये सारी बातें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं आई तो एक बार दोबारा से सेशन को आप देखोगे तो सब कुछ आपको आराम से समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है जी, एक एक बात मैंने इजी लैंग्वेज में लिख दी है। अब एक पॉइंट और रह गया हमारा, उसके बाद टॉपिक समाप्त। टॉपिक में अब एक विवाद हुआ है यहाँ पे, जन गण मन विवाद। अब इसको समझ लीजिए आप, हुआ क्या। राष्ट्रगान हमारा जन गण मन, सर्वप्रथम इसका गायन कब हुआ था? 1911 के आईएनसी यानी कि वही कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसका गायन हुआ। ठीक है, विवाद क्या है पहले मैं वो समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए हुआ क्या था कि दिल्ली का दरबार भी 1911 में लगा था और उसी समय कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था कलकत्ता में, और वहाँ पे ये जनगण मन का गायन हुआ था। तो विवाद ये है कि बाहर बात अफवाह इस तरीके से फैली कि ये जनगण मन किसके स्वागत में गाया गया? जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया। अखबार में छाप दिया, बंगाली नामक अखबार में, कि ये इनके स्वागत में गाया गया। पहले सत्यता आप जान लीजिए, क्या इनके स्वागत में जॉर्ज पंचम जो कि सम्राट थे, क्या इनके स्वागत में ये गाया गया था? नहीं गाया गया था। इनके स्वागत में निश्चित रूप से गीत गाया गया था, लेकिन वो गीत दूसरा था जिसका नाम क्या था? बादशाह हमार। लेकिन अब वही है, किसी बंगाली अखबार में इस तरह की खबर छाप दी किसी अंग्रेज ने कि भी जॉर्ज पंचम के स्वागत में ये गाया गया था जनगण मन। ठीक है, जबकि ये तो भारत माता के लिए, ईश्वर की स्तुति स्तुति के लिए गाया गया था, लेकिन अफवाह फैला दी। और आपको पता है अफवाह फटाफट से इस तरह की बातें कैसे वायरल होती है, फैलती है ना? तो ये भी बात था, समझ गए आप? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था सर्वप्रथम, और इसी अधिवेशन में जॉर्ज पंचम के स्वागत का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इत्तेफाक की बात है कि वो कांग्रेस तो पारित करती थी ना, कोई भी नया सम्राट होता था उसका स्वागत करते थे, वायसराय का भी वेलकम करते थे, क्योंकि नरम दल यहाँ पे हावी था और वो सरकार के साथ मिलके काम करना चाहता था, तो कांग्रेस प्रस्ताव पास करते थे। तो इस तरह का ये एक घटना इससे जुड़ जाती है। तो ये विवाद आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। भी इनके लिए गीत बादशाह हमार गाया गया था, ये नहीं गाया गया था, लेकिन ये अफवाह फैल गई थी कुछ इस तरह की। ठीक है, बस इतना ही है। तो ये हमारा दिल्ली दरबार भी कंप्लीट होता है। अब करना क्या है, मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि एप्लीकेशन में जाइए और वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, इंडियन हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में राष्ट्रवाद का उदय, मैंने हर टॉपिक के टेस्ट यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, डेली का काम डेली करिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उसका टेस्ट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब जैसे आज हमने ये दिल्ली दरबार पढ़ा, तो इसके आपको 10-20 क्वेश्चन का टेस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो ये टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए, जब भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और पीडीएफ आपको कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड की इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चुनिए, वहाँ पे यूट्यूब पीडीएफ का फोल्डर मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो पहला फोल्डर राष्ट्रवाद का उदय, फिर जन राष्ट्रवाद, फिर है यूट्यूब क्लास पीडीएफ, 13 फाइलें यहाँ पे अपलोड है। ये देखिए सीक्वेंस है, सारी क्लास के पीडीएफ के नोट्स यहाँ पे अपलोड है, तो यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए एप्लीकेशन का।
तो फिर मिलते हैं फिर एक नए शानदार सेशन के साथ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।